नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी और वक्त हो चला है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे देश में लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर के। जी हां, एक बार फिर लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। बुधवार की सुबह हुई तो लोगों को सुबह सुबह ही झटका लग गया। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई, जिससे आम आदमी के लिए रसोई में खाना पकाना अब और भी ज्यादा महंगा हो गया है। जिसके बाद हरियाणा में करीब 1000 का मिलने वाला सिलेंडर अब 1050 रुपए से ज्यादा में मिल रहा है। तो वहीं देश के कई हिस्सों में रसोई गैस की कीमत 1100 के पार भी पहुंच गई है। पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। महंगाई की मार, जनता लाचार। घरेलू गैस सिलेंडरों के फिर बढ़ गए दाम। जेब होगी खाली, धीरे धीरे होगा काम तमाम। आखिर कब लगेगी महंगाई पर लगाम? हाय तौबा, हाय तौबा, आखिर कैसे होगा घर का गुजारा? दरअसल एक बार फिर पेट्रोलियम कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में 50 रुपए का इजाफा कर दिया है। जिसके बाद दिल्ली में गैस सिलेंडरों के दाम 1003 रुपए से बढ़कर 1053 रुपए हो गए हैं, जबकि हरियाणा के पानीपत और कई दूसरे जिलों में गैस सिलेंडर के दाम 1050 रुपए के पार पहुंच गए हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में 1012 रुपए 50 पैसे में मिलने वाला सिलेंडर अब 1062 रुपए 50 पैसे में मिल रहा है। कैथल में 1011 रुपए 50 पैसे में मिलने वाला सिलेंडर अब 1061 रुपए 50 पैसे और यमुनानगर में 1003 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर अब 1053 रुपए में मिल रहा है। जिसके बाद आम लोगों को एक बार फिर महंगाई डायन डराने लगी है। महंगाई का डोज मिलने के बाद लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। सरकार ने सिलेंडर पहले 1030 रुपए बताए ने, 80 बताते। दिन पर दिन सिलेंडर बढ़ ही रहे हैं तो रोटी पानी का बड़ा मुश्किल हो गया है। कमाइयाँ है नहीं, गुजारा किमें होना है। सरकार को चाहिए कि थोड़ा बहुत घट करे, महंगाई कम करे। मेरे को पता लगा आज मेरा सिलेंडर घर का खत्म हो गया था तो मैंने सिलेंडर लिया है। पहले मेरा सिलेंडर आता था 800 का, फिर 1030 का आया, अब आ गया 1080 का। अब घर में पैसे ना हो तो कहाँ से बंदा ले? सरकार को चाहिए कि पैसे थोड़ा कम करें। सरकार को थोड़ा रेट कम करना चाहिए। हर चीज़ की महंगाई कर रखी है इन्होंने। मैं आज सिलेंडर के बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसे दिन भर दिन ये महंगाई बढ़ती ही जा रही है, मिडिल क्लास वाले कहाँ जाएंगे? सरकार को चाहिए कि जो सिलेंडर पहले 900 का 936 का था, फिर उन्होंने धीरे धीरे करके 1030 का किया, अब 1080 का कर दिया है। मिडिल क्लास वाले इतना नहीं कर सकते। कृपया सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो सरकार ने ये गैस के सिलेंडर बढ़े हैं, पहले 1030 था जो अब बढ़कर 1080 हो गया, और हम सरकार का आशा यही करते हैं इसको कम रेट किया जाए ताकि हम जो हमारी आमदनी का खर्चा ज़्यादा हो रहा है इससे, तो हमें सरकार से विनती है कि इस सिलेंडर को रेट कम किया जाए। यूपी समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी शुरू हुई। अब तक सिलेंडर के दाम 4 बार बढ़ चुके हैं। सबसे पहले 22 मार्च को घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े थे। उसके बाद 7 मई को फिर 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। फिर आम जनता को राहत देते हुए एक बार में 50 रुपए कम भी हुए। फिर 19 मई को 3 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई। इसके साथ ही 5 किलो का घरेलू सिलेंडर अब 400 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। अभी तक 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 382 रुपए 50 पैसे थी। 10 किलो के सिलेंडर में भी 35 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 10 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 742 रुपए से बढ़कर 777 रुपए हो गई है। एक तरफ जहां पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू सिलेंडरों के दाम बढ़ाकर आम लोगों को झटका दिया है, तो वहीं कमर्शियल सिलेंडरों के दामों में 8 रुपए 50 पैसे की कटौती भी की गई है। लेकिन अगर पिछले 1 साल की बात करें तो हौले हौले करके पेट्रोलियम कंपनियों ने करीब 218 रुपए घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ा दिए हैं और जनता को जेब ढीलने के लिए मजबूर, बेबस और लाचार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर।
तो चर्चा की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा समीकरण बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कब कितने रुपए सिलेंडर बढ़ा है और अभी कहां पर कितने रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। तो 14.2 kg वाले घरेलू सिलेंडर दिल्ली में अब 1053 रुपए का हो गया है। तो गैस अगर आपको चाहिए तो आपको ज़्यादा कैश निकालना होगा। मुंबई में 1089 रुपए का 79 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है और कोलकाता में 1052 रुपए इसी सिलेंडर का दाम है। चेन्नई में 1068 रुपए में सिलेंडर बिक रहा है। तो लखनऊ में 1090 रुपए यानी कि करीब करीब 1100 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। वहीं हरियाणा के कई जिलों में घरेलू सिलेंडर 1000 के पार पहुंच गया है और सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र में 1062 रुपए में यह सिलेंडर मिल रहा है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए बजरंग दास जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रजत पंजेटा जी हैं, इनेलो के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वंदना पोपली जी हैं, प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हर खबर पर। सबसे पहले आज बजरंग दास जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। क्या सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों को छूट दे करके जनता के पैर के पे कुल्हाड़ी मारने काम किया है? क्योंकि जिस तरह से पेट्रोलियम कंपनियों को छूट दी गई है उसके बाद से लगातार दाम बढ़ रहे हैं। पिछले एक साल की बात कर ली जाए तो करीब करीब 218 रुपए दाम बढ़े हैं घरेलू गैस सिलेंडरों के। आपने सत्य कहा कि केंद्र सरकार लगातार जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही है। जो गैस सिलेंडर 2014 तक लगभग 400 रुपए हुआ करता, आज वही गैस सिलेंडर, रसोई गैस सिलेंडर लगा लो आप, 1050 से पार कर चुका है। आम गरीब व्यक्ति का रसोई का बजट बिगड़ चुका है। आज देखोगे कोई भी गरीब व्यक्ति जो मजदूरी करता है, 2 वक्त की रोटी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, 2 वक्त की रोटी सब्जी दाल के साथ खा नहीं सकता। आज देश और प्रदेश में इतनी महंगाई हो चुकी है। आज खाद्य वस्तुएं महंगी, सब्जी फल महंगा, हर जरूरत का सामान महंगा, ऊपर से सरकार द्वारा अनाप शनाप टैक्स लगाना। यहां तक कि जब से देश आजाद हुआ है तब से अब तक कपड़े पर टैक्स नहीं था, चीनी पर टैक्स नहीं था, इस सरकार ने उस पर भी लगा दिया। खेती में उपयोग दवाइयां हैं, खाद है, बीज है, एक तो कमाल ही कर दिया। हाल ही के अंदर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर क्या मजाक किया, दही, मक्खन, छाछ, खुला आटा, चावल, उसको भी जीएसटी के दायरे में लाकर उस पर भी टैक्स लगा दिया। इतना बुरा आज महंगाई का हाल प्रदेश के अंदर है। जनता त्राई कर रही है, मगर ये कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही। सरकार के पास एक ही मुद्दा है, सरकार ने सरकार बनानी है, केंद्र में सरकार चलानी है, हर प्रदेश में सरकार तोड़कर हिंदू मुसलमान जात पात का बैर, मंदिर मस्जिद की लड़ाई करवाकर अपना उल्लू सीधा करना इस सरकार का एक उद्देश्य बन चुका है। जनता की तरफ जनता की तरफ किसी प्रकार का सरकार का कोई ध्यान नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियां। ठीक है बजरंग दास जी, वापस लौटते हैं, वापस लौटता हूं, आपके पास आता हूं। वंदना जी, मैं आपका रुख करूंगा। लगातार सिलेंडरों के दाम बढ़ रहे हैं और सिर्फ रसोई गैस सिलेंडर जो 14.2 kg वाले आते हैं, सिर्फ उनके ही नहीं, 5 किलो और 10 किलो के भी दाम बढ़ाए गए हैं। जनता पर महंगाई की मार क्या आपकी सरकार में नहीं पड़ रही है? देखिए, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। थोड़ी सी आवाज इको हो रही है, उसको ठीक कराइएगा, मैं ईयर प्लग्स लगा के जवाब दे देती हूँ। आपने बोला क्या जनता पर महंगाई की मार नहीं पड़ रही है? मुझे लगता है इतना हम सभी समझते हैं कि वैश्विक स्थिति क्या है। वैश्विक स्थिति इस समय महंगाई की बहुत ज्यादा खराब है। अगर स्पेशली अगर मैं पेट्रोल डीजल की बात करूं और रसोई गैस की बात करूं, जो तेल 2 दिरहम का मिलता था वो अब 4 दिरहम का मिल रहा है। और ये सब चीजें जो है, ये डिफरेंसेस जो है, हम सिर्फ एक
कंट्री में नहीं देख रहे, भारत में नहीं देख रहे, हमने अपनी पड़ोसी देशों में भी देखा, हमने श्रीलंका का भी हाल देखा, हमने देखा है कि यूएसए में भी क्या कंडीशन हो रही है, 40% वहां पे महंगाई की दर बढ़ चुकी है, वहां पे स्थिति खराब है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार बैठी है तो सरकार का काम है कि वो लोगों को कहीं ना कहीं से मदद करे, लोगों की जो कहीं पर अगर महंगाई बढ़ने की कंडीशन है तो उसको संभालने का काम करे। मैं ये मानती हूँ कि पिछले दिनों में हमारी सरकार ने बहुत अच्छे ऐसे स्टेप लिए हैं जिससे इम्पैक्ट आया है महंगाई पर। अगर आप देखेंगे कि अप्रैल के महीने से लेकर अब मई के महीने में जो हमारी महंगाई दर थी वो 7.70% से 7.0% आ चुकी है, यानी कि महंगाई दर। लेकिन जहां तक आप सिलेंडर रेट कर रहे हैं तो पेट्रोल के जो रेट है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बड़े हैं बाकी सब एरिया में, लेकिन हमने एक्साइज कम किया केंद्र सरकार ने। और अगर मैं यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की बात करूँ तो हमने वैट टैक्स को कम किया। लेकिन बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट थी, विपक्षी गवर्नमेंट थी, जिन्होंने इसके बारे में सोचा ही नहीं कि हमें भी वैट कम करना चाहिए, हमें भी जनता को सहारा देना चाहिए। इस तरह का जवाब जो है, इस तरह की जो चीजें हैं वो विपक्षी पार्टी पर सिर्फ चैनल पे बैठ के जरूर बोल देते हैं, लेकिन अपने स्टेट में वैट को कम नहीं कर पाते। मैं लेट मी कंप्लीट। आपने एक क्वेश्चन पूछा बजरंग दास जी ने, क्या सरकार ने तेल कंपनियों को खुला छोड़ दिया? आपको सिर्फ एक सेंटेंस में जवाब देना चाहूंगी कि देश में पहले सरकारों का कंट्रोल होता था तेल कंपनियों में, और ये जो कंट्रोल है ये कांग्रेस सरकार में खोया गया था। इसका दोष आज आप भाजपा सरकार पर डाल दीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन तेल कंपनियों का कंट्रोल नहीं है। जहां हमारा कंट्रोल है, हम एक्साइज जो है उसको कम कर सकते हैं, हम वैट को है उसको कम कर सकते हैं। जहां तक गैस सिलेंडर की बात है, मैं आपको एक ट्वीट का हवाला देना चाहूंगी। बजरंग दास जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। राहुल गांधी जी का ट्वीट है 8 मई 2021 का ही 21 का ट्वीट है, माफ कीजिएगा 22 का ट्वीट है। इसमें इन्होंने क्लियरली कहा कि जो हमारे समय में गैस सिलेंडर के रेट थे वो थे 410 प्लस 827 की सब्सिडी, यानी कि टोटल 1237 रुपए का सिलेंडर। अब ये जो सब्सिडी है, मैं ये मानती हूँ कि सब्सिडी कहीं इटली से तो आती नहीं होगी, ना ही 10 जनपद से आती होगी। ये टैक्स हम मतलब ये नहीं कि सीधा सीधा कुछ सामने आंकड़े रखने की बजाय सब्सिडी के थ्रू, लेकिन मेरा एक सवाल है, जो अभी आपने एक बात कही कि राहुल गांधी जी का ट्वीट है और 400 रुपए का सिलेंडर था, 800 रुपए की सब्सिडी थी, तो जो सब्सिडी जो सरकार वहन कर रही थी अब तो वो सीधे सीधे जनता को ही वहन करना पड़ रहा है, जो एक्स्ट्रा भार है, एक्स्ट्रा बोझ है। कहाँ से आता है पैसा? सरकार के पास कहाँ से आता है पैसा? सरकार के पास टैक्स से ही आता है ना। लेकिन तो अल्टीमेटली है तो जनता का पैसा ना, जनता का पैसा, लेकिन जनता को तो ज्यादा चुकाना पड़ रहा है ना। आप आता हूँ आपके पास, लौटता हूँ। नहीं, आपको यहाँ से पकड़िए और यहाँ से पकड़िए, बात एक ही है। ठीक है, लौटता हूँ वंदना जी, लौटता हूँ। हम जनता का पैसा वो हम लौट रहे हैं आपके पास। आकाश हमारे साथ रजत पंजेटा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता इन लोग के। पंजेटा साहब, कैसे देखते हैं आप 50 रुपए बढ़ गए? नहीं, अभी 2-3 बातों का जिक्र किया हमारी भाजपा के प्रवक्ता ने। तो पिछले 7 साल में भाजपा ने 22 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं तेल के ऊपर। सिर्फ जो इन्होंने टैक्सेस, आधे से ज्यादा तो टैक्स ही है तेल के ऊपर, और तेल जब बढ़ता है तो उसके साथ साथ जो है FMCGs के जो दाम है वो बढ़ते हैं। लेकिन अगर कई महीनों तक जब इलेक्शन होते हैं तो दाम बढ़ने रोक दिए जाते हैं, फिर एकदम बहुत ज्यादा दाम बढ़ाया जाता है, जिससे कंपनियां दाम बढ़ा देती हैं, लेकिन वो दाम कभी वापस नहीं होते हैं। 2-3 चीजें हैं आज जो आपके जरिए में रखना चाहूंगा। गवर्नमेंट ने अभी एक और फैसला लिया है, सिलेंडर की बात भी करेंगे, GST की बात भी करेंगे, जो भी हाल ही में GST काउंसिल की मीटिंग हुई है, सभी पहलू को छूना चाहूंगा। लेकिन एक और गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है जिसपे 3 टन से ज्यादा आप जो है वो कुकिंग ऑयल, कोई भी जो आजकल ज्यादा जो लोग हैं वो शॉपिंग बड़े बड़े मॉल्स में करते हैं, आपको बड़े बड़े सुपरमार्केट हैं, तो उनमें क्या है, आज जो 5-5 लीटर कुकिंग ऑयल की जो वो है पैक हैं, जो महीने भर का राशन लोग लेके रख लेते हैं, उनकी जगह वो खत्म हो गई है। वो 1-1 लीटर जो उनको महंगा मिलता है वो 1-1 लीटर खरीदने पे वो मजबूर हो गए, क्योंकि सरकार ने एक नया फरमान जारी कर दिया, एक लिमिट लगा दी, 3 टन से ऊपर नहीं रख सकते आप। जबकि जो कंजम्पशन है बहुत ज्यादा है, लोग 5-5 लीटर की कैनियां खरीदते हैं ताकि उनको महीने में बार बार अपना कुकिंग ऑयल ना खरीदना पड़े।
कुकिंग ऑयल के भी दाम बढ़े हैं। मैडम ने कहा, मैंने आपको जैसे बताया कितना पैसा सरकार ने सिर्फ तेल से कमाया। स्मृति ईरानी जी जब सिलेंडर के दाम बढ़ते थे तो वो सड़क पे बैठ जाती थी सिलेंडर लेके। मैं आपको 1 दिसंबर, बजरंग दास गर्ग जी ने तो 2014 का रेट बताया, मैं 1 दिसंबर 2019 का रेट बताता हूँ। 594 रुपए था घरेलू गैस का सिलेंडर, आज 1050 से ऊपर, जैसा कि कुरुक्षेत्र में आपने बताया 1062 रुपए तक का मिल रहा है। आप बताइए पिछले सिर्फ 1062 नहीं, बिहार के सुपौल में 1157, पटना में 1151, भागलपुर में 1150। मैं बता दे रहा हूं कि कहां पर कितने में बिक रहा है पजेंटा साहब। कुछ इलाके हैं, बिहार का सुपौल है 1157 रुपए, पटना 1151 रुपए, भागलपुर 1150 रुपए, औरंगाबाद 1149 रुपए, मध्य प्रदेश में 1132, 1137, 1137 मुरैना, ग्वालियर, भिंड का, झारखंड की बात कर ले 1110, रांची में 1110, छत्तीसगढ़ में 1141, रायपुर में छत्तीसगढ़ के कांकेर में 1141 की कीमत है, रायपुर में 1124 और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 1140 में भी सिलेंडर बिक रहा है। वही मोटे तौर पे लगभग आप ये लगा के चलिए 1200 के करीब हो गया। जो कनेक्शन 1450 का मिलता था आज वो 2200 का मिलता है। सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिट 4500 रुपए, 4400 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट। आप ये रेगुलेटर है, रेगुलेटर भी 100 रुपए महंगा कर दिया। जब बजट में टैक्स के जो स्लैब है वो निर्धारित कर दिए जाते हैं, उसके बाद साल दर साल अगर आप जीएसटी काउंसिल की मीटिंग लगाकर आप ये 5 से 18 में 12 में जा रहे हैं, 12 वाला जो स्लैब है उनको आप 18 में करते हो, 18 वाला 28 से। जीएसटी तो यानी आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जब कोरोना काल के अंदर 97% लोगों की कमाई जो है घट गई, मध्यम वर्ग में कमाई नहीं है। आज अगर आप देखें बेरोजगारी के अंदर पूरे देश में बेरोजगारी कितनी है, लगभग 2.25 करोड़ जॉब जा चुकी हैं। हरियाणा के अंदर लगातार आप देखिए नंबर 1 पे सीएमआई के हाल ही में आंकड़े आए, तब भी 30.6% बेरोजगारी दर थी। उसके बाद आप योजनाएं अग्निवीर जैसी ला रहे हैं जो सिर्फ 4 साल की गारंटी देती है, किसान की आय दुगनी करने की बात करते हैं। ठीक है पंजेटा साहब, लौटता हूँ आपके पास। हमारे साथ आकाश जिंदल जी जुड़ गए हैं। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए बहुत समय दिया। हमारे साथ में आकाश जिंदल जी भी और शास्त्री है। आपके पास लौटूंगा, आप अपनी बात कर लीजिएगा, बस थोड़ा सा सब्र रखिए। आकाश जिंदल जी और शास्त्री हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिंदल साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। आकाश साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। वंदना जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। कई सारे सवाल दाग दिए पंजेटा साहब ने भी, बजरंग दास जी ने कहा, उनका तो आपने राहुल गांधी का जिक्र करके बता दिया कि सब्सिडी तो पहले आप वहन कर रहे थे, पहले भी सब्सिडी दी जा रही थी, सिलेंडर पहले ही 1200 का था, लेकिन हमारी सरकार ने 1200 का अब कर दिया है डायरेक्ट। Now what has happened is, वंदना जी आपके पास लौट रहा हूँ। वंदना जी प्लीज, मैं आपके पास आता हूँ। आकाश जिंदल जी से हमारा संपर्क हो गया है, कुछ कहना चाह रहे हैं। taxes have been increased, but who comprises of the GST Council? The entire political class is member of the GST Council. It's not only BJP, the central government. Different parties are ruling states. So now it's the entire political class which reflects the GST Council. So firstly, from all my politician friends, I want to know, with due regards, that why has the GST Council आकाश जी at such a time when आकाश जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, 7.04%, much beyond the RBI comfort level. आकाश जिंदल जी छोटी सी रिक्वेस्ट है, सुन लीजिए प्लीज। Why have you levied taxes on सुनेंगे नहीं है, food items? जिंदल साहब सुनते नहीं है। आकाश जिंदल जी प्लीज, छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल हिंदी भाषी है तो हमारे दर्शकों को थोड़ा आसानी से समझ में आए आपकी बातें। क्षमा चाहूंगा मेरे दोस्त। मेरा प्रश्न जो है मेरे सभी राजनीतिक मित्रों से है। मैं सामने देख पा रहा हूँ हमारी बहन बीजेपी से बैठी हुई हैं, बाकी किसी पार्टी का सिंबल नहीं दिख रहा। शायद एक हमारे मित्र कांग्रेस से, रजत पंजेटा जी है इनेलो से हैं, और कांग्रेस से बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं एंटायर जी, दूसरे हमारे मित्र कांग्रेस से हैं क्या? हाँ, बजरंग दास जी हमारे साथ पैनल में मौजूद है, रजत पंजेटा जी हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं, वंदना पोपली जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, और मतलब तीन पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं जी। तो तीनों पार्टियों के प्रवक्ताओं से
मैं पूरी इज्जत के साथ विद ड्यू रिगार्ड्स एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट पूछना चाहता हूं, जीएसटी काउंसिल में आप सब लोग हैं। जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट्स के भी वोट होते हैं, स्टेट्स के भी वोटिंग होती है। आज के समय में जब 7.04% सीपीआई इन्फ्लेशन चल रही थी, उससे पहले इन्फ्लेशन 7.79% चल रही थी सीपीआई, और डब्ल्यूपीआई थी 15.08। ऐसे में जीएसटी के टैक्स लगाना कई फूड आइटम्स पे जिन पे आज तक टैक्स नहीं था, क्या ये उचित है? या जीएसटी के रेट्स बढ़ाना कई आइटम्स पे क्या उचित है? आज की तारीख में हम सब जानते हैं कि पोस्ट कोरोना आम आदमी की कमाई कम हुई है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी हमारा रुपी डॉलर के मुकाबले वीक हुआ है। तो ऐसे में जीएसटी काउंसिल, जिसमें बीजेपी ही नहीं स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, यानी एंटायर पॉलिटिकल क्लास जीएसटी काउंसिल की मेंबर है। कांग्रेस भी जो है राजस्थान में रूल करती है, तो जाहिर सी बात है वो भी जीएसटी काउंसिल की मेंबर है। क्या ये जीएसटी बढ़ाना उचित था? तो मैं तो कहीं ना कहीं पूरी पॉलिटिकल क्लास से आज निराश हूं, जिस तरीके से जीएसटी काउंसिल ने रेट बढ़ाए हैं। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है कि उसकी वजह से इन्फ्लेशन पक्का बढ़ेगी। कहें तो आपको एक एक डेटा पॉइंट में दे सकता हूं। उसके अलावा आ जाती है पेट्रोल डीजल की बात। अब पेट्रोल डीजल में दो तरह के टैक्सेस है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज चार्ज करती है, स्टेट्स वैट चार्ज करती हैं। सितंबर 2021 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, इससे पहले वाली लास्ट ईयर की, जिसमें पेट्रोल और डीजल जीएसटी में लाए जाएं या ना लाए जाएं, इसके ऊपर वोटिंग हुई थी। बीजेपी ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, कांग्रेस उस समय पंजाब भी रूल कर रही थी, और रीजनल पार्टीज अलग अलग स्टेट में थी। आकाश जिंदल जैसे लोग, मैं खुद तमाम नेशनल चैनल के साथ सुबह से शाम तक वेट करता रहा कि शायद आज वो सुनहरा दिन है, पेट्रोल एंड डीजल जीएसटी में आ जाए। बट शाम को पता चला कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने की फेवर में वोट्स ही कास्ट नहीं हुए। तो मैं तो एंटायर पॉलिटिकल क्लास से ये विद ड्यू रिगार्ड्स एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट पूछना चाहता हूँ, एलिगेशंस काउंटर एलिगेशन बहुत हो जाते हैं। पार्टी ए पार्टी बी पे एलिगेशन लगाती है, पार्टी बी पार्टी सी पे एलिगेशन लगाती है। बट जब इस देश के आम आदमी, इस देश के आकाश जिंदल को रिलीफ देने की बात आती है, तब ये सारी पॉलिटिकल क्लास क्या मेरे साथ आके खड़ी होती है? डू दे कम एंड स्टैंड विद मी? हर पार्टी का रीजन होता है कि जीएसटी काउंसिल में हमने जी इसलिए वोट नहीं किया, हमने इसलिए वोट नहीं किया, हमने इसलिए। ठीक है आकाश जिंदल जी, आपके पास लौट रहे हैं, अब आपके पास लौट रहे हैं। जवाब ले लेते हैं वंदना जी से। आप सरकार का हिस्सा हैं वंदना जी, और जाहिर तौर पर अगर जीएसटी के दायरे में अगर आ जाए पेट्रोल डीजल, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जनता को और ज्यादा सहूलियत मिल जाएगी? एक फिक्स टैक्स होगा, पे करना होगा, और दाम भी तय। मुझे लगता है आकाश जी ने इस बात को बहुत हद तक क्लियर कर दिया है, और मैं भी एक बार बता देती हूँ कि सरकार की मंशा थी कि हम पेट्रोल को दायरे में लाना चाहते, और स्टेट उसकी वोटिंग कराई गई थी, और स्टेट की इनकम पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता था। इसलिए चाहे वो कांग्रेस के हो या बाकी जितने भी रीजनल पार्टीज हैं, या कुछ एक बीजेपी के भी जो स्टेट थे, उन्होंने वो इसके फेवर में नहीं थे। अगर मैं केंद्र सरकार की तरफ से ये बोलूं, तो केंद्र सरकार को जब ये स्टेट की तरफ से परमिशन मिल जाएगी, तभी ये या उनकी वोटिंग में हो पाएगा, तभी जो है जीएसटी में आ पाएगा। ये सभी स्टेट की तरफ से होना होगा, ये सिर्फ केंद्र सरकार अकेले नहीं कर सकती है। दूसरी बात, मैं भी कुछ एक चीजों को सुन रही थी, उनका जवाब देना चाहूंगी। रजत पंजेचा जी ने कहा कि सरकार ने इतने रुपए कमा लिए। भाई, सरकार अपने घर में अपनी जेब में नहीं रख रही है, या भारतीय जनता पार्टी की जेब में नहीं गया, वो जेब में पहले कभी जाता होगा। अभी जो है ये समझिए कि कमाई पहले भी होती थी, एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, स्टेट के लिए वैट भी आता है, तो वो एक्साइज का जो पैसा वो कहाँ पे जाता है? लोगों की डेवलपमेंट पे जाता है। तो कोई नई चीज नहीं है, लेकिन एक संजय क्रिएट करना कि सरकार ने तुझे इतना पैसा कमा लिया, सरकार हमारी और लोगों से ले रही है, ये संजय क्रिएट करने की कोशिश की गई है। तो मुझे लगता है इस चीज से बचना चाहिए। जनता के सामने एटलीस्ट आप सिचुएशन को समझते हैं। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि वैश्विक स्थिति की मैंने जिक्र किया, लेकिन ये और बताना चाहूंगी कि सरकार ने अपनी तरफ से क्या क्या स्टेप लिए हैं। आपको बताना चाहूंगी कि आरबीआई लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहा है महंगाई को कम करने के लिए। फिस्कल मेजर जो है सरकार की तरफ से हो रहे हैं, मॉनेटरी मेजर आरबीआई की तरफ हो रहे हैं, और ये कंसोलिडेशन एफर्ट इसलिए हो रहे हैं ताकि हम जो महंगाई को कहीं ना कहीं कम कर सके। अगर देखेंगे कि गेहूं और जिंदल साहब आऊंगा, आपके पास आऊंगा, जवाब लूंगा आपसे। लेट मी कंप्लीट। गेहूं, हाँ बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए, आपको टोक नहीं रहा हूं मैं, आप कहिए अपनी बात कहिए। कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनका हमने एक्सपोर्ट बंद कर दिया, क्योंकि हमें लगा कि अभी हमारे यहाँ देश में उसकी ज्यादा जरूरत है।
अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं ऊपर करेंगे। उज्ज्वला के रेट है वो घटाए गए क्योंकि गरीब वर्ग के उससे मार ज्यादा पड़ती है, तो उज्ज्वला के रेट घटाए गए, कमर्शियल के रेट घटाए गए क्योंकि उसका इम्पैक्ट पूरे सब जगह पड़ता है। आप देखिए, आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहूंगी कि 23,000 करोड़ का राज्यों का आ रहा हूं पंजेटा साहब, आपके पास भी आऊंगा। ने वैट कम किया और वो कैसे जो विपक्षी दलों के थे उनको वैट का नुकसान नहीं हुआ बल्कि उनको 12,000 करोड़ का फायदा हुआ क्योंकि उन्होंने वैट कम बोलना है। अलाउ मी टू कम इन। मैं रेवाड़ी में रहती हूँ, राजस्थान जुड़ता हुआ है। राजस्थान में पेट्रोल का दाम अगर कंपैरेटिवली ज्यादा है तो लोग कहाँ पर आएंगे? रेवाड़ी से यहाँ से भरवाएंगे, उसका भी नुकसान है। कहने की बात अलग होती है, यहाँ पर आकर बैठ के शोर मचाना अलग होता है, लेकिन वैट मुझे सिंपल सा ये बताइए। देखिए असलियत क्या है, राजस्थान में सरकार थी, बिल्कुल। देखिए छत्तीसगढ़ में सरकार, वंदना जी एक बात को समझिए, आप एक बात को बस आप ये समझिए कि ये जितनी भी टेक्निकल बातें हैं कि महंगाई क्यों बढ़ी, क्यों घटी, जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारी अलग अलग मसले हैं। लेकिन जो आम जनता है, कहिए तो मैं बाइटें फिर से आपको सुनवाऊं, वो क्या कह रही है, उनके अंदर क्या चल रहा है। जो एक आम महिला, आप खुद महिला हैं, घर चलाना लोगों के लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है, आमदनी घटते जा रही है। कोरोना के बाद से पूरे देश ने देखा है कि आय के स्रोत कम हो गए हैं और महंगाई बढ़ रही है कोरोना काल के बाद से ही। तो आप कैसे इस बात को जस्टिफाई कर पाएंगे कि नहीं सरकार के सारे कदम सही हैं, लेकिन जो आम लोग हैं जिनको, अब उज्ज्वला की बात अगर हम कर लें, सिलेंडर तो बांट दिए, अब 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया, जो फ्री के पाने के लायक था अब उसको 1200 रुपए दे करके सिलेंडर वापस से लेना पड़ेगा, उसके लिए मुश्किल होगी। आकाश जिंदाल जी पहले आप जवाब दीजिए, फिर रजत पंजेटा जी आपके पास आ रहा हूँ। मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूँ। अभी मेरी बहन ने एक बात कही, monetary tools and fiscal tools. Now, I want to speak on that. Monetary tools, monetary policy committee, उसमें RBI के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, आज की तारीख में सरकार के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। मेरा यहाँ पे ये प्रश्न है कि मॉनेटरी टूल्स यूज ही क्यों किए गए? आज जो है मॉनेटरी टूल्स का मतलब क्या है? आप डिमांड की कंप्रेशन करेंगे, यानी डिमांड को कम करके इन्फ्लेशन को कम करेंगे। उसका मतलब क्या है? इफ यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस डिमांड टू कंप्रेस इन्फ्लेशन, कहीं ना कहीं आप जीडीपी ग्रोथ से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। और दूसरा, आज जो इन्फ्लेशन है वो डिमांड लेड इन्फ्लेशन नहीं है, वो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स की वजह से है, बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ब्रेंट क्रूड आपका महंगा है। अब आप डिमांड कंप्रेशन कैसे करेंगे? मुझे नहीं समझ आता मॉनेटरी टूल्स को आप कैसे यूज करेंगे। क्या जो आदमी 4 रोटी खाता है वो 3 रोटी खाना शुरू कर देगा? तो कहीं ना कहीं बड़ा क्लियर है, ओनली एंड ओनली फिजिकल टूल्स ही इस इन्फ्लेशन को कूल डाउन कर सकते हैं। मॉनेटरी टूल्स को यूज करना ठीक है, आज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आरबीआई के साथ साथ गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, बट दिस इज नॉट डिमांड लेड इन्फ्लेशन, दिस इज एन इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स। सो व्हेन इन्फ्लेशन इज नॉट लेड बाय demand-led constraints, how can you decrease that inflation by increasing rates of interest? तो कहीं ना कहीं मैं ये बीच, I have high respect for BJP, I have high respect for our Prime Minister Modi. He has steered our economy and nation very well. I salute him, but I have some conceptual problems where I would like my sister to speak. Monetary tools को कैसे यूज करके ये इन्फ्लेशन कम करेंगे, मेरा अगर ज्ञानवर्धन करेंगे। ठीक है, आ रहा हूँ दास साहब, आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। ठीक है सर, लौटता हूँ आपके पास। पहले प्रवक्ता इनेलो के पंजेटा साहब, आप अपना जवाब देना चाह रहे थे, पोपली जी कुछ कह रही थी तो आपको शायद किसी बात पे आपत्ति थी। जब पहले आप जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मैं आता हूँ बजरंग दास जी आपके पास भी। देखिए, पोपली जी ने एक बात कही कि पहले जो है वो पैसा जो जनता का है वो कहीं और जाया करता होगा, किसी और की जेब में जाया करता होगा। तो इंडियन नेशनल लोकदल सरकार एक ऐसी सरकार थी जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट छोड़ के गई थी और पिछला कर्जा भी उतार के गई थी। और अब जो है आज देश के ऊपर 132.8 लाख करोड़ का कर्ज है। ना तो आपसे महंगाई कंट्रोल हो रही है, कर्ज या तो आप कर्ज उतार रहे हो, ये पैसा अगर आप 22 लाख करोड़ 23 लाख करोड़ 24 लाख करोड़ आपने कमाया है तेल से, तो या तो आप अपना कर्ज उतार रहे हो देश का तो कर्ज बढ़ता जा रहा है और ऊपर से महंगाई बढ़ रही है। पीछे जो आरबीआई ने भी कदम उठाए उससे ईएमआई महंगी हो गई, पहले ही लोगों के पास नहीं है पैसा। और जहां तक कि हमारे यहाँ पे जिंदल जी बैठे हैं, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द जीएसटी काउंसिल एंड वी कंडेम
द एवरी रेट इंक्रीज। और आई टोटली एग्री विद यू, इस वक्त जो है वी हैव टू क्रिएट डिमांड, और जो मिडिल क्लास है उसकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि तभी इकोनॉमी जो है हमारे देश की, तभी जो हमारा मध्यम वर्ग है उसके जेब में, उसके हाथ में पैसा दो ताकि वो खर्च कर सके। डिमांड को कंस्ट्रेन करके, कम करके, स्क्वीज करके नहीं कुछ होने वाला है। अगर आप देखें तो आज हमारे मध्यम वर्ग के पास खर्चने की कैपेसिटी नहीं है। मैडम ने कहा उसके बाद उज्ज्वला का, मैडम उज्ज्वला स्कीम से क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है अभी तक? 3,61,00,000 ने तो अभी तक एक बार भी सिलेंडर नहीं भरवाया। बस एक बार जो जिन्होंने भरवाया, देने के बाद वो 1,08,00,000 लोग हैं जिन्होंने एक बार रिफिल कराया है। पिछले 2 साल में आपने क्या 200 रुपए सब्सिडी का कम किया ना उज्ज्वला सिलेंडर की? आप ये बताएं, 2 जून 2020 से तो आपने सारी सब्सिडी नील कर दी, तो उज्ज्वला से आपने ऑब्जेक्टिव क्या अचीव किया? फिर मैडम ने बात करी यहाँ पे कि जीएसटी, मैडम दूध, दही, पनीर, आटा, चावल, दाल, लस्सी, इवन हॉस्पिटल की जो बेड है उस पे भी आपने 5% और जीएसटी लगा दिया। ये जो सिलेंडर मिलेगा इसके ऊपर, घरेलू सिलेंडर पे भी और 5% जीएसटी लगा दिया। और जब खेती पे कोई जीएसटी नहीं लगती थी तो आपने जीएसटी खेती पे भी लगानी शुरू कर दी। अगर आप हर चीज जीएसटी के दायरे में लाएंगे, आप टैक्स पे टैक्स लगाएंगे, या तो बाइंग मिडिल क्लास की खर्चने की पावर बढ़ाइए, तब तो आपका समझ में भी आता है। लेकिन ये जो बेतुके, बेलगाम, बेवक्त और ऐसा वक्त जहां कोरोना काल में आमदन घटी है, जॉब्स कम हुई है, ये आंकड़े हर न्यूज़पेपर के, इकोनॉमिक टाइम्स के और भी जो पेपर्स हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड है, उनमें सब में आपने टाइम बाय टाइम आंकड़े आ रहे हैं कि इस वक्त क्या हालत है देश की। अगर आप बात करते हैं यूएस की, तो हमारा डॉलर, मोदी जी कहते थे 1 रुपया के बराबर 1 डॉलर होगा। आज हम भूटान की करेंसी से भी रुपया नीचे गिरता जा रहा है। या तो आप मुकाबला करते हो यूरोप का, अमेरिका का, क्या हम उनके बराबर कहीं पे भी हैं? क्या हमारे रुपये की वो वैल्यू है? हमें आप जब बात कर रही होती है तो आप उदाहरण विदेश पे चले जाते हो। आज देश की जो हालत है, मध्यम वर्ग की जो हालत है, लोगों के पास पैसा नहीं है, बेरोजगारी दर हर बार बढ़ती जा रही है। हरियाणा की 30.6 है। तो जो जीएसटी आपने अभी 18 जुलाई से, इसी 18 जुलाई से रेट लागू हो जाएंगे। क्या हॉस्पिटल के बेड के ऊपर भी आपको जीएसटी लगानी थी? मध्यम वर्ग बेचारा कहां से, जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं रखी, वो कहां से अफोर्ड करेंगे लाखों के बिल? आप ये देखिए, ये दूध दही को टैक्स पे लगाने की चीजें हैं जो आप इनके ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है बजरंग दास जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपकी सरकार गई, बीजेपी की सरकार आई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आपको 70 रुपए में पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए में पेट्रोल चाहिए, तमाम ये बातें थी। गैस सिलेंडर आपको जो है 200, 250, 300 का चाहिए या फिर जो है 1200 का चाहिए, 500 का चाहिए। जो स्थिति मौजूदा है देश में, इसको महंगाई को देखते हुए कितना मुश्किल हो पा रहा है अगर आप समझ पाएँ, क्योंकि हमने गृहिणियों की बाइटें सुनी है, हमने तो कुछ ही बाइटें अपने पैकेज में लगाई, लेकिन जो हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं, जो लोगों का रिएक्शन है महंगाई को लेकर के, वो तो कहीं ना कहीं सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं बार बार कि प्लीज महंगाई से राहत दे दो, इस डायन से बचा लो। त्रिपाठी जी, ये सत्य है। मोदी जी ने नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। अब पेट्रोल की जो रामदेव जी थे, बाबा जी महाराज और मोदी साहब, सारी बीजेपी और उनके चेते 35 रुपए लीटर चाहिए या 70 रुपए लीटर, गैस सिलेंडर 250 चाहिए या 400 रुपए, ये नारा दिया। और जनता जो है, भोली भाली जनता इनके मुकाबले में आ गई। देखिए, इन्होंने सबसे पहले देश में जीएसटी लगाकर जनता को लाइन में लगा दिया। उसके बाद अनाप शनाप जीएसटी के तहत रेटों में जिंदल सवार और यहाँ तक कि मेरी बहन जी कह रही थी कि हमने एक्साइज ड्यूटी कम की। बहन जी को पता होना चाहिए, जहाँ 3 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी होती थी, इन्होंने वही एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए कुछ पैसे की। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 27 रुपए 90 पैसे है और डीजल पर 21 रुपए 80 पैसे है। आज भी कम करने के बावजूद, 10-10 रुपए कम करने के बावजूद ये स्थिति है। और जहां तक कि मैं पूछना चाहता हूँ, महंगाई खाने की बात नहीं है। आज गरीब आदमी
रहने के लिए एक कमरे का मकान नहीं बना सकता। सीमेंट महंगी, लोहा महंगा, रेती महंगी, ईंट महंगी। गरीब आदमी ना तो रहने लिए मकान बना सकता, ना 2 वक्त की रोटी खा सकता। बड़ी भारी दिक्कत आज पूरे देश और प्रदेश के अंदर है। जहां तक कि हरियाणा जो बेरोजगार, जिंदल साहब आ रहा हूं जिंदल साहब आपके पास। आप मार रहे हो बार बार, मैं देख रहा हूँ। जहां की थी ना एक्चुअल प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए, आपने कह दिया जीएसटी काउंसिल के अंदर विपक्ष बैठता है। सुनता कौन है? सरकार किसकी है? बहुमत किसका है? कौन बोलेगा वहां पे? एक स्टेट की सरकार वहां कुछ बात रख रही है, उसी को सुनाई करता है क्या? तो ईडी का मामला, सीबीआई का मामला, इनका देखिए ईडी और सीबीआई का डिबेट नहीं है बजरंग दास जी, मैं बता रहा हूँ। नहीं, मुद्दे पे रहिए, महंगाई की बात है। जिंदल साहब बार बार लू कर रहे हैं ना, तो कहना चाह रहे हैं, मैं जाऊंगा उनके पास, वो आपको इंटरप्ट तो नहीं कर रहे हैं ना बजरंग दास जी? वो आपको इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको इंटरप्ट नहीं कर रहे, कोई ऐसी बात नहीं कह रहे कि आपको आप बुरा मान जाए। समझिए इस बात को, थोड़ी गरिमा बनाए रखिए। देश की हालात मैं बताना चाहता हूँ, देश के हालात क्या है। आज गरीब आदमी लगातार गरीब होता जा रहा है, और जो कुछ धन्य सेठ है वो लगातार उनकी इनकम बढ़ती जा रही है। और आप देखोगे अरबों खरबों रुपए उन्होंने बैंकों से लोन ले रखा है, और उनकी कमाई 3-3, 4 गुना हो चुकी है। उसके बावजूद भी वे लोग बैंकों का कर्जा नहीं दे रहे। ऐसी स्थिति तो हमारी अडवाणी की है। आज ही मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसको देखिए बैंकों ने जो, देखिए दास साहब, बैंकों ने जो कर्ज दिया वो आपकी भी सरकार में दिया गया, ठीक है। जैसे आप ये कहते हैं ना कि कार्य तो हमारी सरकार में शुरू हुआ था, फीता काट करके नंबर हम बना रहे हैं, तो कर्ज तो कांग्रेस की सरकार में दिया गया था, बीजेपी की सरकार आ गई, ठीक है। अब आ रहा हूँ दास साहब, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। एक सवाल का, एक बहन जी ने सवाल किया, ठीक है, सवाल दोबारा आऊंगा आपके पास बजरंग दास जी। पॉइंट आ जाएगा, एक पॉइंट खाली, एक पॉइंट आप 10 सेकंड में खत्म करिए जल्दी से। बहन जी ने कहा था कि जो इनकम आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी का आ रही है, जो इनकम नहीं भारतीय जनता पार्टी के साइड इनकम नहीं है, तो पूरे देश के अंदर जिला हेडक्वार्टर पर 5 स्टार ये जो आपने मुख्यालय बनाए वो कहां से पैसे आ गए, कहां से कमाई आ गई आपके पास? ये सारे पैसे ठीक है, जवाब ले लेते हैं बजरंग दास जी, जवाब ले लेते हैं बजरंग दास जी, ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, जवाब ले लेते हैं, ठीक है। आकाश जिंदल साहब जी, सबसे पहले मेरे दोस्त ने कहा कि जीएसटी काउंसिल में हमारे बोलने की वैल्यू क्या है। मैंने मेरे दोस्त से विद ड्यू रिगार्ड्स इतना पूछा था कि वहां वोट्स डलती हैं, हर वोट की वैल्यू होती है। मैंने ये नहीं कहा कि आपके बोले को सुना जाएगा कि नहीं, मैंने सिर्फ ये पूछा था क्या आपने जीएसटी में पेट्रोल डीजल आए, आपकी सरकार ने इसकी फेवर में वोट डाला था कि नहीं। मुझे जिंदल साहब ये बताइए ना, केंद्र सरकार ने अक्षय ड्यूटी आज भी बजरंग दास जी आप उसकी बात नहीं करते। बजरंग दास जी आप बताइए अक्षय ड्यूटी कितनी थी 2014 में पेट्रोल डीजल बजरंग दास जी देखिए, आप बोल रहे थे तो कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा था। हमारी कोशिश यही रहती है कि डिबेट अच्छी हो, साफ सुथरी हो, सार्थक हो। देखो तिवारी यार शास्त्री है, उनको सही तत्व रखने चाहिए। ठीक है, तो उनका डेटा करेक्ट करवाते हैं ना। आप डेटा से बताइए, आप डेटा का जवाब डेटा से दीजिए, सरकार का पक्षपात ना करो आप। दूसरी बात, जहां तक बीजेपी की बात है, मैं कुछ डेटा सबके सामने रख दूं। आज रशिया यूक्रेन क्राइसिस में पूरे वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ जो 4.1% की प्रेडिक्ट की जा रही थी, रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद 2.7% प्रेडिक्ट की जा रही है। बट मोदी साहब की विजनरी लीडरशिप के चलते हुए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 8% प्रेडिक्ट की जा रही है, जो कि बाकी वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ से 200% ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है। और ये डेटा आकाश जिंदल या akashjindal.in का नहीं है, ग्लोबल एजेंसीज का है, कहीं से भी उसको वेरीफाई किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोरोना या रशिया यूक्रेन क्राइसिस के ड्यूरिंग इंडिया की इकोनॉमी को चलाने के प्रयास नहीं किए हैं। तभी मैं कहता हूं कि आई सैल्यूट आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कि इतनी बड़ी 2 ग्लोबल प्रॉब्लम्स आई, पहले 2 साल कोरोना के, उसके बाद रशिया यूक्रेन क्राइसिस। कोरोना से अभी हम रिकवर कर ही नहीं पाए थे कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस में एंटर कर गए। तब भी आई एम ऑल प्रेजेस फॉर माई सेंट्रल गवर्नमेंट, आई एम ऑल प्रेजेस, आई सैल्यूट माई प्राइम मिनिस्टर
कि किस तरीके से इकोनॉमी को मैनेज किया गया है। बट आज की तारीख में फिर भी मेरा ये मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों को रिलीफ आम आदमी को देना चाहिए। मैं मानता हूं आज की तारीख में मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के बजट भी एनालाइज करता हूं, बट मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in का मानना है आम आदमी का डेफिसिट है, आपका भी डेफिसिट है, आपका भी डेफिसिट है, जिसका मैं सम्मान करता हूं। बट एज एन इकोनॉमिस्ट मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूं आप अपना डेफिसिट बढ़ने दीजिए, बट आम आदमी का डेफिसिट ना बढ़ने दीजिए, क्योंकि कोरोना की वजह से अगर वो 50,000 की कमाई पे था, उसकी कमाई रह गई 45,000, खर्चे हो गए 55,000, तो उसका जो एक हाउस होल्ड का 10,000 का डेफिसिट है वो कौन पूरा करेगा? सरकारों का डेफिसिट तो जो है कई सोर्सेज है पूरा करने के लिए। आपके पास बोरोइंग है, आपके पास डिसइन्वेस्टमेंट है, एक्सटर्नल बोरोइंग्स है, एनआरआई भाइयों के लिए मसाला बॉन्ड से आप पैसा रेज कर सकते हैं, बहुत कुछ है। तो मेरी विद ड्यू रिगार्ड्स इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय पॉलिटिकल फ्रेंड्स, प्लीज don't care about the deficit of the central and state governments, but please try to plug in the deficit of common man of this country। इस देश के आम आदमी के जो घर का डेफिसिट है, जो हमारी बहनें घर की होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो उनके घर में डेफिसिट आ रहा है। डेफिसिट का मतलब दर्शकों को बड़ी आसान भाषा में समझा दूं कि खर्चे और कमाई के बीच का गैप, जिसको सरकारें आज की तारीख में रोना रोती है, और सरकारें सही भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, कि वो उनके फाइनेंशियल जो है स्ट्रेस में है ग्लोबल प्रॉब्लम्स की वजह से। बट मेरा ये मानना है कि आज आप थोड़ी हिट लीजिए, बट कॉमन मैन को रिलीफ दीजिए, फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो या और जो भी सम्मानित पार्टी हो। आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, दिस इज अ रिक्वेस्ट, प्लीज लिसन टू इट एंड प्लीज लिसन टू द कॉमन मैन ऑफ दिस कंट्री। जस्ट फाइटिंग विद ईच अदर वुडंट रीच अस, make us reach any solution. We have to come out with the solution and we have to give it to the common man of this country. जिंदल साहब एक बात तो ध्यान रखने की है, पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जीएसटी की दरें, टैक्स की दरें भारत देश के अंदर ज्यादा है। पूरे विश्व का आंकड़ा मंगा लो, आपको पता लग जाएगा, कहीं 3%, कहीं 5%, अधिकतर बात आज सबसे ज्यादा 28% को टैक्स होता है क्या? जब तक जेब में धक्का डालने का ये सरकार कर रही है। ठीक है दास साहब, जीएसटी की दरें कम होनी चाहिए, टैक्स कम होनी चाहिए, जब जाकर जनता को हाथ मिलेगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक पर डिबेट करेंगे तो 10 गुना बढ़ा दी, तो 3 में 24 पैसे की 27 से 90 पैसे। ठीक है, मैं वंदना जी के पास जाना चाहूंगा। बजरंग दास जी, वंदना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिंदल साहब ने बताया, आखिर समझने वाली बात है, अगर कमाई कम है, खर्च ज्यादा है, तो बीच के गैप को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे जो महंगाई है आखिरकार इस इतनी कंट्रोल में तो जरूर आ जाए कि आदमी जितना कमा रहा है उस दायरे में अगर महंगाई भी आएगी तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, मैं कहना चाह रही हूँ, अभी मैं सुन रही थी प्रवक्ता कांग्रेस को, उन्होंने कहा कि डाका डालने का काम किया है, तो इतनी सी बात कहना चाहूंगी कि राजस्थान में लॉकडाउन के दौरान 3 बार वैट बढ़ाया गया था। डाका डालना उसको कहा जाता है, लेकिन मेरी सरकार तमाम वैट घटाया भी नहीं, बढ़ाया। सभी राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर घटाए थे। 70 साल राज किया, 70 साल के राज में ये 22 साल। देखिए बजरंग दास जी, सवाल यही है कि बजरंग दास जी, देखिए कांग्रेस से सवाल यही पूछा जाता है, कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया, अगर अच्छा शासन चलाते ना, 70 साल जो उन्होंने खेल, ठीक है, वो साथ दुनिया, ठीक है, 70 साल आपने राज कर लिया, 70 साल आपने राज कर लिया। अब तो अमित शाह कह रहे हैं कि अगले 40 साल हमारे हैं और 8 साल अभी बीत गए हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं बजरंग दास जी, जवाब ले लेते हैं। बजरंग दास जी जवाब ले लेते हैं। वंदना जी, आपके बारे में मैं बिल्कुल नहीं बोली थी, मुझे लगता है कि और आपने बहुत ठीक है, झूठी चीजें आपने बहुत बोली आपने, लेकिन आप सच भी सुन लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पर मैं जब राजस्थान की बात, बजरंग दास जी देखिए, आप इंटरप्ट बहुत करते हैं। बजरंग दास जी बोलने दीजिए ना, आप जब बोलते हैं कोई बीच में बोल रहा था। लुटेरा कौन था ये तो बताना पड़ेगा ना, कि 3 बार वैट राजस्थान में लॉकडाउन के दौरान बढ़ाया गया। वो टाइम पीरियड जब ना बसेस चली, ना ट्रेन चली, ना इंडस्ट्रीज चली, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर हमें स्टॉपेज देना पड़ा, एक बात। बजरंग दास जी आपकी बारी आएगी, आप बोल लीजिएगा, एक एक सवाल को नोट करके रखिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा अपनी बारी में। ऐसे क्या सुनाई देता है क्या? 2 लोग की आवाज में कैसे सुनाई देगा? अगर आपको शोर मचाना है तो बात अलग है। क्या आपको लगता है
कि मैं शोर मचाकर कहीं से बच जाऊं तो वो तो पॉसिबल नहीं है, जनता को सब पता है। मैं बोलूं या नहीं बोलूं, जनता को सब पता है। तो आप ये देखिए, मैं सिर्फ हरियाणा की बात करूं, हमारा जो राजस्व है 3-4 दिनों की अगर मैं बात करूं तो 5,000 कम हुआ था, 4,000 करोड़ का एक्स्ट्रा हमारे को खर्चा हुआ था। अब घर में कोई अगर बीमार हो जाता है, एक भी व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो मैं महिला होने के नाते ज्यादा बेहतर ढंग से भी बोल सकती हूँ, आप भी समझते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ता है। हम वैश्विक बीमारी से निकले हैं, सभी जो कंट्रीज है उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि वो इम्पैक्ट जनता पर नहीं पड़े। अभी यहाँ पर रजत पंजेटा जी ने फिर से उसी बात को उठाया कि जो सरकार है उसकी पॉकेट में, भाई हमारे समय में पॉकेट में पैसा नहीं जाता था, अब कहाँ जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2014 से लेकर 22 की अवधि में, पूरा टाइम पीरियड बता रही हूँ, अभी तक जितनी हमारी सरकार रही है, इस 8 साल में केंद्र सरकार का कुल विकास जो है 90.9 लाख करोड़ था, और जबकि 10 साल में यूपीए का 49.9 लाख करोड़ था। यानी कि विकास करने लगातार चलते रहे, उसको कोई कमी नहीं आई है। लेकिन अगर महंगाई आई तो उसको हमने कम करने के लिए क्या प्रयास किया है। अभी मैंने आपको एक्साइज ड्यूटी का बताया, अभी मैंने आपको वैट ड्यूटी का बताया। इसके अलावा अगर तेल है, तेल के ऊपर भी हमने जो सीमा की उसको कम कर दिया। सूरजमुखी और सोयाबीन, अभी तेल की बात करेंगे ना, खाद्य तेल की कीमतों को भी हमने कम करने की बात की है। अगर हम करों की बात करें तो महाराष्ट्र का, जब अभी थोड़े दिन पहले की बात की स्थिति देख लीजिए, पहले की और अभी की बाकी स्टेट्स की देख लीजिए, तो बाकी जो स्टेट्स हैं उनमें कर ज्यादा लिए जा रहे हैं आज कंपेयर टू हम अगर भाजपा शासित प्रदेशों की बात करें। लेकिन आकाश सुंदर जी ने एक बात अच्छी कही कि सरकार जो है उनसे उम्मीदें होती हैं लोगों को, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मोदी सरकार कहीं पर पीछे नहीं हटने वाली है। अगर कहीं पर लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन भी निकालेंगे। आज आप जिस उम्मीद से बैठे उसी उम्मीद से मैं यहाँ पर बैठी हूँ। मुझे मालूम है कि जिस प्रकार से पेट्रोल के रेट बढ़े थे तो उन्होंने राहत का काम देने का काम किया था, तो आज सिलेंडर के रेट बढ़े हैं। क्या होता है कि कई बार एक विचारधारा की बात होती है। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से मैं सब्सिडी का जिक्र कर रही थी, उज्ज्वला में जिस प्रकार से हमने जो गरीब लोगों हैं उनको सिलेंडर दिए हैं, लेकिन रिफिल नहीं हो रहे ना। देखिए वंदना जी, सवाल ये है कि अगर धोखे से मारना सीखती है, हम त्याग करना सिखाते हैं कि सब्सिडी लोगों ने अपने आप की गला नहीं काटा, सब्सिडी उन्होंने अपने आप से दी। लेकिन अगर कहीं पर बजट पे असर पड़ रहा है तो मुझे अपनी सरकार से पूरी उम्मीद है जल्दी से वहां से भी राहत मिलेगी, जैसे पहले मिली। जवाब ले, तेल का पूरा बढ़ाया गया, मुझे उम्मीद है कि महंगाई है, जनता को भी वंदना जी यही उम्मीद है कि सरकार महंगाई से निजात दिलाएगी। रजत पंजेटा साहब, आपके पास आऊंगा जी। आप कुछ बहुत देर से कहना चाह रहे हैं। जी देखिए, पहले तो हमारे जो जिंदल साहब बैठे हैं, ये सारा का सारा उम्मीद विपक्ष से कर रहे हैं कि विपक्ष के हाथ में कुछ भी नहीं है। खर्चा इन्होंने कहा कि जो डेफिसिट है वो आम जनता का, मध्यम वर्ग का, वो कम करने की जरूरत है। मध्यम वर्ग आटा, दाल, चावल, दूध, दही, जो बिल्कुल गैस सिलेंडर, जिसके ऊपर हमने पूरी डिबेट रखी है, ये मध्यम वर्ग के ऊपर टैक्स बढ़ाया सरकार ने। जीएसटी लगेगी 18 जुलाई से इन सब मध्यम वर्ग की चीजों सरकार ने, और बात कर रहे हैं ये मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता बनकर, और कमी निकाल रहे हैं विपक्ष में। अरे हम तो मुद्दा उठा रहे हैं, हम तो इसको कंडेम कर रहे हैं। बजाय कंडेम करने के आप विपक्ष से उम्मीद कर रहे हैं। हम क्या जीएसटी काउंसिल में बैठे, हमने टैक्स बढ़ाई? बीच में नहीं मैडम, बीच में नहीं, आपके ऊपर भी आ रहा है। भाजपा ने क्या किया है, भाजपा ने जितना सारी पार्टियों ने मिलकर कर्ज लिया था, 2014 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, जितना सारी पार्टियों ने मिलकर कर्ज लिया था उससे दुगने से भी ज्यादा भाजपा कर्ज ले चुकी है, कर्ज नहीं उतार रही है, वंदना जी, जवाब तुरंत आप ही से ले लेंगे, आप ही से जवाब ले लेंगे, आप जवाब दीजिएगा, उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। अगर आम जनता का डेफिसिट कम करना है तो सरकार अपने खर्चे घटाए ना, अपने तो आप कर्ज दिए जा रहे हो। क्या सरकार को क्या खर्चा नहीं घटाना चाहिए? एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं घटाना चाहिए? 10 लाख करोड़ एनपीए माफ कर दिया, उद्योगपतियों का खर्चा नहीं करना चाहिए, किसानों को आप एमएसपी की कानून नहीं बनाते हो, मध्यम वर्ग के ऊपर आप सारा टीचर बोल रहे हो कि मध्यम वर्ग कसूरवार है। हाँ, मध्यम वर्ग कसूरवार है, जो आपको चिंता भेजा, आप अपनी मर्जी से टैक्स पे टैक्स लगाई जा रहे हो। मध्यम वर्ग को कसूरवार ठहराया नहीं गया है पंजेटा साहब। बात करते हो ठीक है, वंदना जी जवाब दीजिए।
रजत पंजेटा साहब जवाब ले लेते हैं क्या सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है मध्यम वर्ग के लिए? पंजेटा साहब जवाब ले लेते हैं, वक्त देखिए बहुत कम है। पंजेटा साहब जवाब ले लेते हैं, आपने सवाल उठाए, जवाब ले लेते हैं। आकाश जिंदल साहब आपके पास भी आऊंगा, पहले वंदना जी आप जवाब दे दीजिए। जिंदल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। पहले मैं जवाब दे दूं, कुछ क्लैरिफिकेशन दे दूं। कुछ मिसनोमर्स यहाँ पे हैं। अभी वंदना जी, मित्र ने एक बात कही, वंदना जी दही और पनीर को टैक्स किया गया। वंदना जी यहाँ और आकाश जिंदल जी दोनों से अपील है कि एक एक करके बोलिए। वंदना जी इंटरवीन नहीं किया तो मैं ये चाहूंगा, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, नोबडी शुड इंटरवीन। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, दूध दही पनीर पे कहीं कोई टैक्स नहीं लगा है, वो एक अलग स्पेसिफिक कैटेगरी है। प्री पैकेज्ड मिल्क, मैं प्री पैकेज की बात कर रहा हूँ। तो दूध दही उसको जो है मैं प्री 5% लगा है। दूसरी एक मिनट मैंने कभी आई नेवर इंटरवीन, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू इंटरवीन। व्हाई डोंट यू क्लैरिफाई देन? Why you trying to create a confusion between it has been tax or not? It has been tax. जिंदल साहब दूध दही छोड़ दो, छाछ लस्सी जिसको बोलते हैं, छाछ में भी 5% लगाया है, मुझे बोलने खुले आटे में भी लगाया है। बजरंग दास जी, रजत पंजेटा साहब देखिए, जो पता ही नहीं है। रजत पंजेटा साहब और बजरंग दास जी दोनों से अपील है कि जब आप अपनी बारी में रह करके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। डिबेट का मतलब समझ में आएगा, लोगों को साफ साफ सुनाई देगा कि हम बातें क्या कर रहे हैं। अगर हल्ला करेंगे एक दूसरे से बात करके तो कोई मतलब नहीं है। जनता को क्या फिर तो यही हो जाएगी ना, फिर तो हो जाएगा कि लड़ रहे बैठ करके सारे लोग, लड़ाई कर रहे हैं, निष्कर्ष निकालने आए। आ रहा हूँ साहब, आऊंगा आपके पास, आऊंगा सर, प्लीज, समय बहुत कम बचा है। का डेफिसिट सही है, मैंने कहा था उनके डेफिसिट को प्लग इन कीजिए। उसको प्लग इन करने के लिए तमाम पॉलिटिकल क्लास से अपील की थी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स। जहां तक बीजेपी की बात है, मैंने खुद कहा जब हमारी बहन बात कर रही थी कि मॉनेटरी टूल्स के थ्रू इन्फ्लेशन कम की जाएगी, मैंने खुद वहां पे कहा कि मैं उसमें बिलीफ नहीं रखता कि मॉनेटरी टूल्स के थ्रू इन्फ्लेशन कम की जा सकती है। शायद अब लोगों का यहाँ पे जो है नॉलेज लेवल या आईक्यू लेवल है नहीं है इतना कि वो चीजों को अप्रिशिएट कर सके, समझ सके। मॉनेटरी टूल्स मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बढ़ाए गए हैं उसके थ्रू इन्फ्लेशन कूल डाउन नहीं हो पाएगी, जबकि एमपीसी में सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी है। मैंने खुद ये बात कही। ठीक है सर, देखिए वक्त बहुत कम है, अब मैं रोकना चाहूंगा जिंदल साहब, वक्त बहुत कम है जिंदल साहब, अब मैं रोकना चाहूंगा, प्लीज रिक्वेस्ट है, अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, वक्त बहुत कम है, प्लीज। रजत पंजेटा साहब पहले आप जवाब दीजिए, फिर बजरंग दास जी आपसे फाइनल कमेंट लेंगे। के लिए पैसा उसके हाथ में दो, और वो अगर मध्यम वर्ग के पास पैसा होगा तो डिमांड बढ़ेगी। मैंने आपकी बात, ये क्या गलत बात कही कि डिमांड बढ़ानी चाहिए, मध्यम वर्ग के पास पैसा आना चाहिए खर्चने के लिए? आकाश जिंदल जी प्लीज मैं अनुरोध कर रहा हूं आपसे। ठीक है बजरंग दास जी, फाइनल कमेंट, महंगाई से निजात कैसे मिलेगी? मैं यही बताना चाहता हूँ तिवारी जी, एक तो जैसे एक्साइज ड्यूटी है, 2014 के अंदर एक्साइज ड्यूटी से आज 10 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ी हुई है। वो एक्साइज ड्यूटी कम करने की जरूरत है और महंगाई से जो है राहत देने की जरूरत है, ताकि आम गरीब व्यक्ति अपने ठीक ढंग से अपना परिवार का पालन पोषण कर सके। और मैं एक बात तो आपके चैनल मैं स्पष्ट कर देता हूँ, अच्छे काम के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ रहेगी, इसमें कोई दो नहीं। हमें ठीक है, लेकिन हकीकत यही है कि आज तक हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी का विरोध करता है। वंदना पोपली जी, फाइनल कमेंट आपसे भी मैं चाहूंगा। अगर लगातार महंगाई बढ़ती रहेगी तो आम जनता को निजात दिलाने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है? नहीं, सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अभी आपने यहाँ पर मॉनेटरी मेजर्स की बात की, आकाश जिंदल जी ने कहा, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल लिक्विडिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। लेकिन बहुत बेहतर जो है वो बैठे हुए सरकार में और वो स्टेप ले रहे हैं। अभी मैं देख पा रही थी रजत पंजेटा जी ने कहा कि मॉल के अंदर 5 किलो की पैकेज मिलने बंद हो गई। बजरंग दास जी ने कहा छाछ पर टैक्स आ गया, तो हरियाणा में तो हम छाछ खुद ही बना लेते हैं। हाँ, वो बात अलग है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसे हमें समझना चाहिए कि वैश्विक स्थिति इस तरह से है
तो अभी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं भारत पे भी पड़ रहा है, लेकिन मोदी जी उसको बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। ठीक है वंदना जी, सरकार के पास फिलहाल कोई ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं है, ऐसे कोई प्लान नहीं है, हम ये समझ गए। महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की बहुत कमी है, आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। वंदना पोपली जी आपका बहुत शुक्रिया, आकाश जिंदल जी आपका बहुत शुक्रिया, और बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और रजत पंजेटा साहब प्रवक्ता इनेलो के हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो महंगाई की मार लगातार जनता पर पड़ रही है, जेब ढीली जनता को करनी पड़ रही है, और पेट्रोलियम कंपनियां अपने हिसाब से महंगाई बढ़ा रही हैं। जनता को निजात कैसे मिलेगी महंगाई से, यह बड़ा सवाल है, जो सरकार के लिए भी है और जनता के लिए भी है कि आखिरकार निजात मिलेगी कैसे। फिलहाल मसला में इतना ही, यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। हर खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।